महाराष्ट्र का एक गांव है जहां सब सुनसान है। कुछ लोगों के घर है लेकिन बहुत दूर दूर है। लोग यहाँ एक दूसरे से कम ही मिलते हैं। और यहीं पे है एकाकी विला। जिसका ये विला था उसकी भी 3 महीने पहले एकदम रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये विला था कार्तिक के मामा का। कार्तिक 25 साल का है और वो अभी मुंबई में रहता है और वो यहीं पे एक जगह पे काम करता है जहाँ से उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। अब एक दिन कार्तिक को फ़ोन आता है उसकी मामी का। जैसे ही कार्तिक ने फ़ोन उठाया तो उसकी मामी ने बताया कि उसके मामा अब नहीं रहे तो वो जल्दी से गांव आ जाए। कार्तिक ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन अब उसे जल्दी से जल्दी गांव के लिए निकलना होगा। मगर गांव का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब, सुनसान और खौफनाक है, क्योंकि ये जो गांव था ये एकदम ही रिमोट एरिया था। यहाँ पे मोबाइल का सिग्नल भी एकदम मुश्किल से मिले ऐसा था। तो कार्तिक ने अपने बेस्ट फ्रेंड आर्यन से ये बात की। तो आर्यन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो अगले दिन ही ये दोनों निकल जाते हैं गांव के लिए और ये दोनों ही बस से ट्रैवल कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जैसा ही इनका गांव पास में आया, बस वहीं पे रुक जाती है और कंडक्टर ने इन दोनों को वहीं पे उतार दिया। अब इनका गांव आया नहीं था, थोड़ा दूर था। लेकिन जब इन्होंने पूछा कि बस अंदर क्यों नहीं जा रही, तो कंडक्टर ने मना किया कि बस यहीं तक आती है और गांव के अंदर अब तुम दोनों को चलते हुए जाना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को यहाँ से चलकर गांव तक पहुँचना था और अभी शाम हो रही थी। तो अब ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं। कार्तिक तो यहीं पे बड़ा हुआ है और उसका बचपन यहीं पे बीता है, तो उसे सब कुछ वैसा ही नॉर्मल लग रहा था। मगर आर्यन सब कुछ देख रहा था। आसपास जो बहुत जंगल वाला इलाका था, वो जो सामने सुनसान कच्चा रास्ता था जिसपे धूल उड़ रही थी और जिसपे ये दोनों चले जा रहे हैं। आर्यन पहली बार मुंबई से बाहर आके इतनी बड़ी जगह देख रहा है जो बिल्कुल शोर शराबे से एकदम दूर है। अब इनको गांव तक पहुंचने के लिए ज़्यादा देर नहीं थी। बस बीच में एक पुल था, इन दोनों को बस उसी पुल को पार करके जाना था। तो ये दोनों उसी पुल के पास पहुंचते हैं और ये दोनों उस पुल को क्रॉस करने लगते हैं। आर्यन ने देखा कि पुल के नीचे से एक नदी बहते हुए जा रही है और आसपास से बस चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है। तभी कार्तिक आर्यन ने देखा कि सामने ही पुल पे एक बूढ़े चाचा बैठे हुए हैं। जैसे ही ये दोनों चलते हुए उस बूढ़े चाचा के पास पहुंचे, उन्होंने इनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पे कैसे। तो कार्तिक ने उन्हें बताया कि जो एकाकी विला के मालिक है वो मेरे मामा है। तो वो चाचा बोले, अच्छा वो एकाकी विला जिसके मालिक की अभी 3 महीने पहले ही मौत हो गई। कार्तिक ये सुन के एकदम हैरान था, क्योंकि मामी ने कार्तिक को फ़ोन पे बताया था कि उसके मामा गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कार्तिक को ये नहीं बताया कि उन्हें गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। कार्तिक फिर आर्यन के साथ पहुंचता है अपनी मामी के घर जहां वो रह रही थी। असल में मामा और मामी गांव में ही एक छोटा सा उनका घर था, वहां पे रह रहे हैं, वो विला में नहीं रहते थे। जैसे ही ये दोनों दोस्त उनके घर पर पहुंचे तो मामी ने उनका ठीक से स्वागत भी नहीं किया, क्योंकि मामी को कार्तिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन से ही कार्तिक के मॉम डैड नहीं थे, कार्तिक की फैमिली में बस उसके मामा ही थे। तो कार्तिक को उसके मामा ने ही बड़ा किया था और वो उसे बेटे की तरह मानते थे, क्योंकि मामा मामी के बच्चे नहीं थे। मगर मामी को कभी कार्तिक पसंद ही नहीं था। लेकिन उनके यहाँ जो मेड थी वो हमेशा कार्तिक को मामी के गुस्से से बचा के रखती थी। और इसलिए ही जैसे ही कार्तिक बड़ा हुआ, मामा ने उसे गांव से बाहर मुंबई भेज दिया पढ़ने के लिए। और कार्तिक फिर अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुंबई में ही जॉब करने लगा और सेटल हो गया। कार्तिक ने गुस्से में मामी से कहा कि अगर मामा 3 महीने पहले गुजर चुके थे तो आपने मुझे अभी क्यों बुलाया, 3 महीने पहले क्यों नहीं बुलाया। तो मामी ने बस ऐसे ही चेहरा बिगाड़ते हुए बोल दिया कि तब तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। कार्तिक ने मामी से कहा कि आप अब भी मुझसे नफरत करती है। तभी मामी ने कहा कि मैं तो तुम्हें अभी भी कॉल नहीं करती, लेकिन जो प्रॉपर्टी की विल है उसका 90% तुम्हारे नाम पे है, तो मैंने तुम्हें इसलिए ही कॉल किया था
असल में कार्तिक के मामा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि ज़मीन है, ये घर जिसमें मामी रहती है, और एकाकी विला। मामी को वो एकाकी विला बेच देना था, लेकिन जब उन्होंने एकाकी विला बेचना चाहा तब उन्हें पता चला कि 90% प्रॉपर्टी सारी कार्तिक के नाम पर है। मामी ने कार्तिक को कुछ पेपर्स दिए और कहा कि इस पे साइन कर दो ताकि सारी प्रॉपर्टी वापस से मेरी हो जाए। तभी इनकी एक पड़ोसी आ जाती है और बेल बजाती है, तो मामी बाहर उसके पास चली जाती है। कार्तिक ने पेन उठाई और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दी। तो आर्यन ने कहा कि तू पागल है, तुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो कार्तिक ने एकदम दुखी होकर बोला कि जब मामा ही नहीं रहे जिनसे मैं इतना प्यार करता था, तो अब ये सब रख के मैं क्या करूँगा। और ये बोल के कार्तिक ने सारे पेपर्स पे साइन कर दी। तभी इन दोनों ने सुना कि मामी इनकी पड़ोसन से ये इनकी बातें कर रही है कि वो नहीं चाहती कि वो दोनों यहाँ आज इनके घर पे रुके। तो कार्तिक ने बैग उठाया और उसने आर्यन से कहा कि चल अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आर्यन ने कहा कि हम अभी कहाँ जाएंगे, अभी बिल्कुल रात हो रही है और अभी हमें बस भी नहीं मिलेगी। तो कार्तिक ने कहा कि हम अभी एकाकी विला में रुकेंगे और जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से चले जाएंगे, तू बस चल अभी यहाँ से। तो ये दोनों मामी के घर से निकलते हैं और दोनों चलने लगते हैं एकाकी विला की तरफ। जैसे ही ये दोनों विला के पास पहुंचे, आर्यन ने देखा कि विला बहुत ही सुंदर और आलीशान है और बहुत ही बड़ा है। विला आसपास जंगलों से घिरा हुआ था और जैसे ही ये दोनों अंदर घुसे, आर्यन ने देखा कि विला के आगे एक बड़ा तालाब है। जैसे ही ये दोनों विला के अंदर आए, इन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम सुंदर और सब कुछ एकदम साफ है और कुछ भी ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं है। पूरी जगह एकदम खूबसूरत है और आर्यन तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसने इतना बड़ा विला कभी नहीं देखा था। ये बंगला 2 माले का था। तो ये दोनों सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे भी 4 कमरे होते हैं और ये दोनों सबसे पहला जो कमरा होता है उसमें चले जाते हैं। उस कमरे के अंदर 2 बेड्स थे, तो इन दोनों को सोने की भी तकलीफ नहीं होने वाली थी। तो ये दोनों अपना बैग रख के सोने की तैयारियां करने लगते हैं। तभी कार्तिक का ध्यान खिड़की पर पड़ता है। खिड़की से सीधा ही वो तालाब दिख रहा था। कार्तिक जैसे ही खिड़की के पास जाता है, उसे दिखता है कि तालाब के पास एक औरत बैठी हुई है। उस औरत ने पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी और वो तालाब की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। और ये देख के कार्तिक भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि इतनी रात को यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, क्योंकि अभी जब ये दोनों आए तो तालाब के पास कोई भी नहीं था, लेकिन अभी एक औरत बैठी हुई थी। तो कार्तिक ने आर्यन को बुलाया और उसे बताया कि तालाब के पास कोई बैठा हुआ है। तो जैसे ही आर्यन ने विंडो से बाहर उस तालाब की ओर देखा तो उसने कहा कि तू मजाक कर रहा है क्या, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कार्तिक एकदम शॉक हो गया और जैसे ही उसने वापस से बाहर देखा विंडो से, उसे दिखा कि तालाब के पास तो कोई भी नहीं था। कार्तिक की रूह कांप गई। कार्तिक ने जल्दी से विंडो क्लोज कर दी। तो आर्यन ने पूछा कि क्या हुआ, तू इतना डर क्यों रहा है। तो कार्तिक ने कहा कि कुछ नहीं, तू बस सो जा। तो फिर ये दोनों सोने लगते हैं। कार्तिक सो जाता है और आर्यन भी बस सोने ही वाला था। वो अपना फ़ोन बंद करके साइड में रखने जा रहा था। तभी उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक रोशनी आ रही है, एक लाइट फ्लिकर कर रही है, जो कि सीधा आर्यन के चेहरे पे पड़ रही थी। तो आर्यन ने सोचा कि हम जब अंदर आए तब तो सारी लाइटें बंद थी, तो ये बाहर से लाइट कैसे जलने लगी। तो आर्यन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि बाजू में ही स्विच बोर्ड है, जिसकी एक लाइट की स्विच चालू है और वही लाइट ऊपर से फ्लिकर कर रही है। तो आर्यन ने बस सिंपली वो स्विच बंद कर दी और वो वापस अंदर आके डोर क्लोज करके सोने के लिए चला जाता है। लेकिन आर्यन आंखें बंद करे उससे पहले ही उसने देखा कि वो लाइट वापस से फ्लिकर करने लगी। आर्यन ने कार्तिक को कहा कि कार्तिक, वहाँ पे अभी अभी मैं बाहर से लाइट बंद करके आया, लेकिन वो लाइट वापस से फ्लिकर करने लगी। तो कार्तिक ने कहा कि ये बंगला बहुत ही ज़्यादा पुराना सा है, तो तू बस ध्यान मत दे और सो जा, शायद यहाँ पे कुछ लाइटें खराब हो चुकी है। तो फिर आर्यन ने भी ऐसा ही किया, उसने ध्यान नहीं दिया और वो सो जाता है और कार्तिक भी सो जाता है। अब इन दोनों को गहरी नींद आ चुकी थी और रात भी बहुत ही ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। तकरीबन रात के 1-1:30 बजे थे। तभी कार्तिक की नींद टूट जाती है
उसे किसी के कदमों की चलने की आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ें बाहर कॉरिडोर में से आ रही थी। तो कार्तिक ने सोचा कि शायद आर्यन बाहर गया होगा, लेकिन जैसे ही कार्तिक ने उठ के देखा तो आर्यन तो बाजू में बेड पर ही सो रहा था। कोई बहुत ही तेज तेज चल रहा था। उसे ये कदमों की आवाज़ अपने बेड के आसपास से ही आ रही थी। कार्तिक ने जैसे ही आसपास देखा तो बस आर्यन के अलावा और उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसने ध्यान से सुना कि ये जो आवाज़ें है ये ऊपर सीलिंग से आ रही है, जैसे कोई उल्टा चल रहा है। कार्तिक के माथे पे पसीना आने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने को, लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर की तो उसने देखा कि सीलिंग पे ऊपर कोने पर एक औरत चिपकी हुई है जिसके बाल बहुत ही लंबे हैं। उसने वही पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। ये औरत एकदम घूर के कार्तिक को देख रही थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। कार्तिक जोर से चिल्लाया जिसके कारण आर्यन उठ जाता है और वो जल्दी से लाइट्स ऑन कर देता है। कार्तिक एकदम डर चुका था, वो कांप रहा था। आर्यन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तू इतना डरने क्यों लगा, तू इतना कांप क्यों रहा है। तो आर्यन ने कहा कि वहाँ पे ऊपर कोई चिपका हुआ है। तो आर्यन ने ऊपर देख के कहा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तू किससे डर रहा है। तो कार्तिक ऊपर देख के एकदम हैरान हो चुका था। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी और वो एकदम शौक में चला गया था कि वो क्या था आखिर जो उसने देखा, वो औरत कौन थी। अब ये दोनों एक दूसरे से ये बात कर ही रहे थे कि तभी ये दोनों अचानक से चुप हो जाते हैं। इन दोनों को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी औरत की हल्के से रोने की आवाज़ें। ये दोनों बाहर निकलते हैं कॉरिडोर में। इन्होंने देखा कि सीढ़ियों के पास ही एक औरत बैठी हुई है। उसने अपना सर नीचे कर रखा है और वो हल्के हल्के से रो रही है। कार्तिक एकदम डरा हुआ था। उसने आर्यन से कहा कि ये वही औरत है। आर्यन उसके पास जाने लगा था, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। जैसे ही उस औरत ने अपना सर ऊपर उठाया, उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था, उसकी आंखें पूरी काली थी और उसने इन दोनों से कहा कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है। वो बोली कि मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो ये दोनों एकदम डर जाते हैं और ये दोनों भाग के तुरंत इस विला से बाहर निकल जाते हैं और पास ही में एक घर था। ये दोनों वहाँ चले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और उसने इन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लिया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये दोनों लड़के एकदम डरे हुए थे, ये दोनों काँप रहे थे। तभी उस बूढ़ी औरत ने कार्तिक को देखकर कहा कि तुम तो वो एकाकी विला का जो मालिक है उसके भांजे हो ना। तो कार्तिक ने कहा कि हाँ, आपको कैसे पता। तो उस बूढ़ी औरत ने सीधा ही ये कहा कि देखो, मुझे नहीं पता कि मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उस विला के बारे में कुछ ऐसा है जो मैं जानती हूँ और शायद अब तुम ही हो जिसे मैं ये बता सकती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारे मामा और मामी पिछले 1 साल से बस एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे थे, क्योंकि एक काम वाली आती थी तुम्हारे यहाँ विला साफ करने के लिए और मामी अभी जिस घर में रहती है उसे साफ करने के लिए, और तुम्हारे मामा उसे बहुत ही अच्छे से बुलाते थे और उससे बहुत ही अच्छे से बातें करते थे। तो तुम्हारी मामी ने इस चीज़ को एकदम ही गलत समझ लिया और फिर कुछ दिनों बाद वो काम वाली एकदम से आना बंद हो गई। जब तुम्हारी मामी से सब ने पूछा कि वो अचानक से आना क्यों बंद हो गई, तो मामी ने बस इतना कहा कि वो अब काम पे नहीं आती, वो उसने काम छोड़ दिया है। लेकिन किसी ने भी उसे गांव से जाते हुए कभी नहीं देखा। तो कार्तिक ने कहा कि इसमें ये बात बताने वाली क्या थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे घर की खिड़की जब मैं खोलती हूँ तो मुझे एकाकी विला का जो पिछला वाला एरिया है वो सीधा ही दिखता है, थोड़ा सा सामने। तो कुछ महीने पहले मैंने तुम्हारी मामी को 2 बड़े बैग्स लेकर आते हुए देखा था और वो उन दोनों बैग्स को एकाकी विला के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे दफना रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कार्तिक से कहा कि शायद तुम्हारी मामी ने उस काम वाली को मार डाला है। ये सुन के कार्तिक के मन में बस एक सवाल आया और यही सवाल उसने उस बूढ़ी औरत से भी पूछा कि मामा की मौत कैसे हुई। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना, तुम्हारी मामी ने यहाँ पे सबको यही बताया है
कि वो कुछ महीनों पहले एक दिन तुमसे मिलने आए थे, लेकिन वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी जान चली गई, और फिर तुमने वहीं पे उनके सारे आखिरी जो रिचुअल्स होते हैं वो सब किए। कार्तिक ये सुन के थोड़ा सा चुप हो गया। उसने फिर कोई भी सवाल नहीं पूछा। उसने उस औरत से कहा कि ठीक है, अभी हम दोनों चलते हैं यहाँ से। और कार्तिक और आर्यन दोनों ही निकल जाते हैं उस बूढ़ी औरत के घर से, और ये दोनों वापस विला की तरफ चलने लगते हैं। तो आर्यन वापस से डरते हुए बोलता है कि हम दोनों वापस विला के अंदर जा रहे हैं। तो कार्तिक ने आर्यन से बस इतना कहा कि पिछले 1 साल से मेरे मामा मुझे कभी मिलने के लिए आए ही नहीं है। आर्यन ये सुन के एकदम दंग रह गया। वो चलते चलते एकदम रुक गया और उसका शरीर एकदम जम गया, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने बताया था। कार्तिक और आर्यन दोनों बंगले के पीछे जाते हैं। तभी उन दोनों ने देखा कि पीछे एक जगह पर मिट्टी थोड़ी सी उठी हुई है। जैसे ही उन दोनों ने वो जगह खोद के देखी तो उन्हें अंदर से 2 कंकाल मिले, जिनमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उनकी चमड़ी अभी भी आधी बची हुई थी। तभी कार्तिक का ध्यान एक कंकाल के हाथ पर जाता है। उस कंकाल के हाथ में एक घड़ी बंधी हुई थी, और ये वही घड़ी थी जो कि कार्तिक बचपन से अपने मामा के हाथ में देखता आ रहा है। कार्तिक के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों कंकाल उसके मामा के और उसी काम वाली के हैं, जिनको उसकी मामी ने मार डाला है। कार्तिक को यह भी अंदाजा आ गया कि पक्का कि मामा ने मामी को काम वाली को मारते हुए देख लिया होगा, और जैसे ही वो पुलिस को बताने के लिए जा रहे हो गए, मामी ने बड़ी ही बेरहमी से मामा को भी मार डाला। कार्तिक ये देख के एकदम सोच में पड़ गया था। वो एकदम दंग रह गया था और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। क्या वो पुलिस को बता दे या बस वो ये सब ऐसे ही छोड़ दे। तो आर्यन ने कहा कि वापस से इन दोनों को दफना देते हैं और सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। कार्तिक ने वो दोनों कंकाल अपने बैग में भर दिए, और सुबह होते ही कार्तिक और आर्यन दोनों इस गांव से चले जाते हैं। घर जाके कार्तिक ने अच्छे से उसके मामा और उस काम वाली के जो कंकाल था उसका अच्छे से अंतिम संस्कार किया, और आर्यन ने कार्तिक से कहा कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। और फिर इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कार्तिक ये सारी चीज़ें भुला चुका था। अब उसका जो घर है वो यहीं पे मुंबई में है। वो उसका कोई भी गांव नहीं है और उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, उसने ये मान लिया था। लेकिन कुछ महीने बाद जब कार्तिक अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रहा था अपने लैपटॉप में, उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे गांव से बोल रहा हूँ, और तुम्हारी जो मामी है वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है, वो कुछ भी बोल रही है और वो बिल्कुल पागल हो चुकी है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। कार्तिक ने जैसे ही ये सुना वो थोड़ी देर के लिए बैठा रहा फ़ोन को पकड़कर। सामने से वापस से आवाज़ आई, हेलो तुम सुन रहे हो ना? तो कार्तिक फिर बोलता है, रॉन्ग नंबर। सब्सक्राइब।